मैंने कहीं सुना था कि हमारी तो 7 स्किन होती है ना, तो मैंने बोला मैं 1-2 स्किन ऐसे बहुत ज़्यादा घिस लूँगी ना तो मेरी वापस वो नई बेबी स्किन आ जाएगी वाइट वाली। तो मैंने वो पत्थर लिया हाथ में और मैं घिसती गई और मैं घिसती ही गई हाथ को, और मैं घिसती गई और वो खून आने लगा। तो वो कलर वाइट नहीं आया, वो कलर रेड आया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाइट कलर क्यों नहीं आया। मेरी वेल नोन डायरेक्टर कि मिलो, हम लोग मिलते हैं, मॉल पे बुलाया मुझे मिलने के लिए और मुझे बोला कि एक ही रूम में रहेंगे, जो मूवी बना रहा हूँ उसमें मुझे वुमेन की बॉडी को एक्सप्लोर करना है, अंदर कुछ नहीं पहनना है तुम्हें, और मैं बस तुम्हारी बॉडी ऑब्जर्व करूँगा और देखूँगा, मुझे वुमेन की बॉडी देखनी है। उस सीरीज़ में काम करने का क्या एक्सपीरियंस था जो बाकी सीरीज़ में आपको देखने नहीं मिलता? वो टॉपलेस था। बोल्ड प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आए थे उसके बाद, बट मैंने ही जब भी मना कर दिया तो सबको ही मना कर दिया ग्रुप में ही कि मैं बोल्ड प्रोजेक्ट के लिए नहीं हूँ। जब लोग मुझे काली बोलते थे ना तो बहुत मुझे, पहले तो मैं बच्चों के जैसे कुछ भी नहीं सोचती थी कि वो उसका मतलब क्या है, क्योंकि जब बच्चे को तुम काली बोलते हो तो उसे पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या है। बट जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और लोग उसे ज़्यादा लोग बोलने लगते हैं और ब्यूटी का सर्टिफिकेट देने लगते हैं, गोरा कलर ब्यूटीफुल है बच्चों को, हाँ, तो तब तुम्हें अच्छा फील नहीं होता। तो मैं थोड़ा और ग्रो कर गई ना तो मुझे सारे काली वर्ड ना एक साथ फील होते थे। बट जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, अहमदाबाद आई, मुंबई ने मुझे ग्रो करा। यहाँ पे तो स्पेशली ऑडिशन पे रिक्वायरमेंट आती थी कि डस्की कलर के रिक्वायरमेंट है, भले ही 10 सीरियल में से 3-4 सीरियल में रिक्वायरमेंट आती थी, बट वो मेरे लिए तो अचीवमेंट थी कि वहाँ तो डस्की कलर, काला कलर तो ब्यूटीफुल नहीं माना जा, सॉरी, काला कलर ब्यूटीफुल नहीं माना जाता, वहाँ डस्की तो कलर ही नहीं था, काला और गोरा 2 कलर। यहाँ आके पता चला डस्की इज़ अ कलर। तो मुझे मुंबई ने ऐसे एक्सेप्ट किया है, तो बड़ा किया है कि वो काला रंग इट्स ओके, वो भी ब्यूटीफुल होता है। ऐसा पहले तो ब्यूटीफुल वर्ड भी मेरे लिए अच्छा नहीं था, बट यहाँ आके मैं बड़ी हो गई। खुश हो तो वो मेरी जीत होगी जिस दिन ये दिन आएगा। तो मुझे वो दिन लाना है कि सारी नेगेटिविटी जिसने मुझे बुरा फील करवाया है ना, मैं उन लोगों के सामने जाके शाइन करूँ। वैसा मुझे भगवान दिन दो, वैसा कि अगर मुझे किसी ने रुलाया है ना तो मुझे उस बात पे अभी और नहीं रोना है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, अब नाम नहीं ले सकते हैं, पर्सनल लाइफ में किया है ऐसे। एक्टिंग लाइफ में तो कैसे, जैसे मुझे मूवी में आना था तो मैंने पार्टी वार्टी अटेंड करती थी, तो वहाँ किसी ने कुछ गाल वाल पे किस कर दिया, किसी ने, कोई लड़की ने ब्रेस्ट पकड़ लिए बाथरूम में। अब तुम लेडीज़ बाथरूम में तो तुम अपने आप को सेफ ही मानोगे, बट तुम हाथ वाथ धो रहे हो, कोई आके तुम्हें यहाँ पकड़ रहा है। हाय, माय नेम इज़ नेहल वाडोलिया एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हज़ारों सवाल उठाए मुझ पे, लाखों जवाब थे मेरे साथ, सच मेरे साथ था, सच्चाई मुझसे दूर होती रही। आओ गिले शिकवे मिटाए और गलतफहमी दूर करें। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका एंड दिस इज आयुष तिवारी। टुडे वी हैव द गॉर्जियस, टैलेंटेड और हिम्मत वाली लड़की नेहल। हाय, वेलकम टू बज़ूका नेहल। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, और यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। आई एम फीलिंग लकी एंड सो थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीबॉडी जो भी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। नेहल जी, अगर बात की जाए जर्नी वाइज देखा जाए, कब से इस शहर में आए, कहाँ से शुरुआत हुई, कब से इस ट्रैक को पकड़ा और कब से आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ से मुझे इस तरीके की चीज़ों पे काम करना है, और कब ऐसा लगा कि अब थोड़ा काम करना मुश्किल हो रहा है? मैं पहली बार जब आई थी 2014 में, तब मैं जूनियर आर्टिस्ट करके गई थी, 1 महीना रह के गई थी, बट 2-3 लाइन्स उसमें काम कर लिया था, वैसे वाले सीन्स आ गए थे, तो केमियोस करके मैं वापस चले गई थी 2014 में ही अहमदाबाद, फिर वहाँ पे ही रही। 2018 में मैं वापस आई, पैसे वैसे जोड़ के, कुछ थोड़ा और काम वाम करके, और वापस ऐसे सेटल होने के लिए। तो 2018 से मैं यहाँ पे हूँ। फिर तब मैंने शुरुआत की विघ्नहर्ता श्री गणेशा सीरियल से। या
मतलब वो पहला आपका काम था, उसके बाद से किस तरीके से फिर आपकी जर्नी चलती रही, किस तरह के काम आपके पास आते रहा? उससे जो पहला मैंने काम किया था जूनियर आर्टिस्ट का, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, फिर गुजराती मूवीज़। एंड 2018 से मैंने जो ये काम शुरू किया केमियोज़ करना, तो उसके बाद मैंने 12 से 15 टीवी सीरियल्स में केमियोज़ किए। 1 डे, 2 डे, 3 डेज़, मैक्सिमम 4 डेज़ का काम किया, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद एक दौर आया जब मुझे एक ही साल में 2019 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला मुझे। अगर तारक मेहता उल्टा चश्मे की बात करें, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ वहाँ पे आपकी यादें थी? वो बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। पहले तो मैंने मना कर दिया था वो करने के लिए, क्योंकि वो 1 डे था। तो मैंने बोला कि मुझे अभी तो 3-4 दिन के कर रही हूँ, तो मुझे 1 हफ्ते का करना है। बट उन्होंने मुझे बोला कि तारक मेहता का सेट जो है वो लकी है, तो यहाँ से काम करके जाओ तुम। तो मैंने बोला ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम। और मेरा कैरेक्टर का नाम भी नेहा ही था, तो मुझे वो ऑन साइड चेंज कर दिया नाम, कुछ और पहले था। फिर ऑन साइड बोला कि आपका नाम क्या है, मैंने बोला नेहल। तो उन्होंने बोला आप हम नेहा कर दे चलेगा, मैंने बोला वेल एंड गुड। तो उन्होंने नेहा कर दिया। तो बबीता की फ्रेंड करके ऐसा था कैरेक्टर। बहुत मस्त शूट था, 1 डे का शूट था, वो भी 3-4 घंटे में हो गया और मैं जल्दी फ्री हो गई थी उस दिन। और वो सीन इतना मस्त, मतलब मुझे जो बोला था ना कि वो सेट लकी है, वो सच साबित हुआ। मैंने उनको कॉल किया क्योंकि उसके बाद मुझे गंदी बात मिली थी और जूली मिली थी, तो वो सच में लकी था मेरे लिए। आज भी उसकी क्लिप आती है तो लोग मुझे शेयर करते हैं। अगर बात करूँगा मैम, अगर आपसे इस जर्नी के बारे में, अप्स एंड डाउन्स की अगर बात करूँ, तो कितना सच का सामना हुआ और कितने बार लोगों ने आपके साथ वो झूठे वादे किए जो कभी पूरे नहीं होते? मुझे अच्छे लोग बहुत सारे मिले हैं, तो जो भी एक्सपीरियंस है ना बुरे वाले, वो बहुत कम है। बट वो ऐसे है कि वो लाइफ लॉन्ग लेसन्स देने वाले हैं कि अब मुझे इसके ऊपर भरोसा अब नहीं करना है, वैसा वाला। तो फिर पता चल जाता था चीज़ों से। कास्टिंग काउच वाली चीज़ें जो होती है, वो मीटिंग करते के लिए बुलाते थे कि मॉल में मिल लो। कभी काम किया कोई डायरेक्टर के साथ, जब मैंने बोला ना मैंने केमियो किए थे 1 डे के, तो जब भी सीरियल्स के केमियोज़ किए थे, तो उसके बाद मैंने वेब सीरीज़ के भी केमियोज़ किए थे 2-3 जगह पे। तो एक OTT प्लेटफॉर्म है, अच्छा ही है, तो और डायरेक्टर भी बहुत नोन है, तो वहाँ पे मैंने काम किया। वो सिर्फ 1 डे का कैरेक्टर था, बट लाइंस वगैरह सब कुछ था, केमियो ही था। तो वो काम करते वक्त तो डायरेक्टर ने अप्रिशिएट किया था सबके सामने, और मेरा नंबर भी लिया था। वो गुजराती ही थे, मेरा नंबर भी लिया था। लेकिन फिर वो मेरे को मैसेज करते हैं, वेरी वेल नोन डायरेक्टर, कि मिलो, हम लोग मिलते हैं। मॉल पे बुलाया मुझे मिलने के लिए, और मुझे बोला कि काम के लिए मिलना है, सीरीज़ मुझे सीरीज़ या तो मूवी के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो तुम्हारे जैसा ही रॉ कैरेक्टर चाहिए जो ऐसे आया हो, जो तुम्हारी स्टोरी है। तो मैंने बोला ठीक है, आप आगे और डिटेल्स बताओ, कहाँ क्या इसकी प्रोसेस। तो उन्होंने बोला इसके लिए ना हम गोवा जाएंगे, हम ना 3 दिन का गोवा का टिकट बुक करेंगे, हम गोवा जाएंगे और मैं रूम बुक कर दूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मैं एक साथ ही रूम बुक कर दूँगा, तो क्या अभी फ़्लाइट में लेके जाऊँगा तो फिर रूम का वो हो जाएगा। तो मुझे तब से वो डाउट आने लगा। हाँ, वो कॉल पे सारी चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं सॉरी, हाँ वो मीटिंग के टाइम मेरे सामने ये चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे हम बैठे हैं। तो मैं सुन रही हूँ और स्माइल करते करते उन्होंने कुछ मंगवाया था, पीते पीते मैं सुन रही हूँ उनको। बोल रहे हैं कि वहाँ पे ना हम लोग एक ही रूम में रहेंगे, और मैं ना एक जो मूवी बना रहा हूँ उसमें मुझे वुमन की बॉडी को एक्सप्लोर करना है। तो मैं तुम्हारी बॉडी पे जो वो मंदाकिनी ने वाइट कलर का साड़ी नहीं पहना था, वो वैसा वाला प्लेन एक साड़ी डालूँगा, अंदर कुछ नहीं पहनना है तुम्हें, और मैं बस तुम्हारी बॉडी ऑब्जर्व करूँगा और देखूँगा, मुझे वुमन की बॉडी देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। और फिर मैं मुंबई आऊँगा वापस, और फिर मैं उस पर स्टोरी लिखूँगा, और फिर मैं कोई बॉलीवुड के नोन एक्टर को कास्ट करूँगा और वो मूवी बनाऊँगा। तो मैंने तो वो छोड़ ही दिया जो मैं पी रही थी। मैंने बोला आप ना जो बोल रहे हो वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, और आपने जो मुझे समझा है ना वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। और मैंने गुजराती में उनको सुना दी 2-4 चीज़ें। तब तो मैं अपशब्द का इस्तेमाल करती थी, तो मैंने उनको चीज़ें बोल दी थोड़ी थोड़ी, और फिर मैं निकल गई। तो वैसा हुआ है। ये स्टार्टिंग में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम किसी ने आपको इस तरीके से बात की हो? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, एक लड़की को अपने शहर छोड़कर यहाँ पे सपनों में अपनी जगह बसाना कहीं ना कहीं उतना ही उसके लिए मुश्किल है जितना उसके लिए इस दुनिया में जन्म लेना, क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो पूरी दुनिया देखने वाले नया होता है।
तो वैसे जब हम अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है, और फिर नए लोग, नए परिवार, नए रिश्ते, नए दोस्त। कभी कोई दोस्त माँ बन जाती है, कभी कोई दोस्त पिताजी की तरह होता है। तो कभी इस पूरे जर्नी में कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ा जिसने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पे आपने ट्रस्ट कर लिया और बाद में पता चला कि यही वो सांप था जिसको मैं पाल रही थी? आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी। वो घर से निकलने के बाद ही वो समझ धोखे इतने खाए ना लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में इतने धोखे खाए हैं कि उसने ही मुझे प्रोफेशनली स्ट्रांग बना दिया। प्रोफेशनली ऐसी हरकतें होती थी ना तो मैं आवाज़ उठाती थी। पहले पहले तो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि क्या है लेना देना, क्या है उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसा कॉल पे किसी ने ऐसा बोला उसका नंबर ब्लॉक कर दो। बट ऐसे मिल के ऐसा कुछ बात करते ना जो, तो वो वियर्ड होता है। वो हमारे लिए फेस करना एक मेमोरी बन जाती है, बैड मेमोरीज। क्योंकि ये अभी भी मुझे याद है, देख लीजिए तो अभी वो इंसान का चेहरा भी मुझे याद है। वो इंसान दिख जाएगा तो पूरी वो बातें ताज़ा हो जाएगी। तो आई हेट दिस कि ऐसा क्यों होता है, बट ये सरप्राइजली होता है। हमें थोड़ी पता होता है, हम तो मिलने के लिए तो काम के लिए जाते थे, लेकिन तब वो दौर था कि मुझे नहीं पता था कि मॉल्स वगैरह पे मीटिंग करते हैं तो बुलाते नहीं जाना चाहिए। बट वो तो वेरी वेल नोन डायरेक्टर थे। सो बट ठीक है, वो भी एक लेसन था। ओपन प्लेस पे बुलाया था तो ऑफकोर्स वो कुछ कर तो नहीं सकता, और उसको नहीं पता कि मैं मतलब ऐसे गुजराती, तो पब्लिकली तो मैं ऑफकोर्स आवाज़ उठाऊंगी बहुत ज़्यादा। तो वैसी चीज़ है। अगर बात करूँ आपके एंटायर इस लाइफ जर्नी में, कितने बार ऐसा हुआ है कि काम मिलने पर, सब कुछ सिलेक्ट हो जाने पर, जब बात कास्टिंग काउच या कॉम्प्रोमाइज़ की और आपने मना कर दिया और काम छीन लिया आपके साथ? नहीं, वहाँ तक बात ही नहीं आती है, क्योंकि मैं पहले स्टोरी मंगवाती हूँ, फिर पूछती हूँ कौन कौन से आर्टिस्ट है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है। न्यू है तो ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं, कि पुराने हैं तो उनको पता ही मैं कैसे काम करती हूँ। न्यू है उनको मैं पूछ लेती हूँ, देखो अपना कोई सीन नहीं है, हाँ कोई आड़ा टेढ़ा काम नहीं है, कोई नेगेटिविटी से काम नहीं होना चाहिए, लोग भी अच्छे होने चाहिए, स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये मैं फ्लोर पे आऊँगी। और सिर्फ आसपास के लोग भी अच्छे होने चाहिए। बट वही है, कभी कभी हमारे खुद के ही कंपनी वाले बुरे या अच्छी सोच नहीं होती है, वैसे वाले नज़रिया जो होते हैं ना, मेन प्रॉब्लम इज लोग बुरे नहीं होते, उनका नज़रिया गलत होता है, तो सोच उन्हें अपनी चेंज करनी चाहिए। बट अपने ही धोखा देते हैं ना, तब हम ऐसे हो जाते हैं कि क्या हो गया। दुख लगता है थोड़ा कि मैंने इतने टाइम से इस पे ट्रस्ट किया, वो टाइम मेरा वेस्ट गया ना। और दुनिया में पैसों से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइम है, तो वो मतलब हर्ट करता है। हाँ, हर्ट करता है बिल्कुल। देखा जाए एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आज की डेट में आप हमारी बोल्ड इंडस्ट्री किस तरीके से देखते हैं, जो दिन ब दिन जितनी बोल्ड होते जा रही है, और कहीं ना कहीं अब चीज़ें उतनी हो गई है कि अब नेटफ्लिक्स के कोई भी हो या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पर अब सीरीज़ आ रही है, तो वहाँ पर बोल्ड होना, गाली गलौज, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा मारपीट दिखाना या फिर ज़्यादा उन सीन को बोल्ड कर देना ऑडियंस को पसंद आ रहा है। सो हाउ डू यू थिंक दैट अभी बोल्ड इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है और ये आगे जाके किस तरीके से एक नया रूप धारण करेगी? लाइक आपने जो बोला, वो सारी चीज़ों से हम इस चीज़ों पे भी आ सकते हैं ना कि वुमेन की स्टोरीज़ दिखा दी, रियल स्टोरी पे हम आ सकते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। जैसे लापता लेडीज़ जैसी सीरीज़ आई, तो ऐसे रियल टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। गली मोहल्ले में तो ऐसे रियल टॉपिक्स इतने सारे हैं कि हमें आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वो स्टोरीज़ अगर हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे तो पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अब मार धाड़ गाली वाली सब ने देख ली, सबको पता है कि मार धाड़ गाली वाली सब होता है, बट हम अच्छी चीज़ें स्प्रेड करेंगे तभी तो दुनिया में वो चीज़ें ज़्यादा स्प्रेड होगी। तो आई रियली विश कि रियल स्टोरीज़ आए। रेप की भी स्टोरीज़ लाओ ना, क्योंकि वो क्यों होता है, उस मतलब वो चीज़ें जो चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए ना, जो समाज में अच्छी नहीं है, हानिकारक है, उसके ऊपर तो मूवी बनाओ कि ताकि उसका नज़रिया चेंज हो लोगों का, कि लोगों की सोच चेंज हो। जैसे लोग बोलते हैं कि कपड़े कैसे भी पहनती है तो होगा ही ना, तो वैसा नहीं होता है वो चीज़ों में। तो कपड़े मैटर नहीं करते हैं, तो वो सोच से तुम चेंज हो, थोड़ा ग्रो हो। सो या आई फील कि इन सारे टॉपिक्स पे बननी चाहिए। मारदाड़ वाला तो देख लिया, तो बोल्ड बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोल्ड में भी स्टोरी सिलेक्शन इज़ मेजर इश्यू। कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी स्टोरीज दिखाई जाती है जो अंदरूनी रिलेशनशिप में ही दिखा दिया। दैट्स नॉट द राइट वे टू शो पीपल कि ये होगा, और वो भी इरोटिक वे से दिखा दिया, तो नहीं। OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसा है कि पहले अगर हम फिल्म देखते थे, एक होता था कि एज फैक्टर आ जाता था कि इतने साल के बच्चे फिल्म देख सकते हैं, बट अब OTT ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर उम्र का बच्चा, हर कोई अपने घर बैठ के वो चीज़ दे सकता है, उस चीज़ को समझ सकता है।
सो आपको ऐसा लगता है एज एन एक्टर कि अब जो बोल्ड इंडस्ट्री हो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं हमारे यूथ में जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकता है आगे चल के? हाँ बिल्कुल। तो वही ना, अगर रियल स्टोरीज़ है मेथड एक्टिंग, तो उसमें तो तुमने जो हुआ है वो यूज़ करना ही पड़ेगा, बट उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है। गाली वाली बोलो, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट अगर रियल स्टोरी है तो बना बनाया मत लाओ, वैसा। अगर बात करेंगे आपको, अगर देखा जाए सोशल मीडिया के दौरान किस तरीके के सोशल मीडिया के ट्रोल्स को आप हैंडल करते हैं अपने लाइफ में? फैमिली साथ में है, फ्रेंड्स साथ में है, सोशल मीडिया ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनको तो मैं क्या ही बोलूँ। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ना, जो तुम्हें गालियाँ देता है ना उनको थैंक यू बोलो, तो इट्स ओके, थैंक यू, आपको जितना बोलना है बोलो। एक तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि पाप धुल रहे हैं, सब क्लीन हो रहा है। दूसरा कि वो उनकी सोच है जो नज़र आ रही है, तो वो उनकी थिंकिंग है, वो मुझे अपने में तो लेनी ही नहीं है। तो उसको, हर नेगेटिव चीज़ को मैं पॉजिटिव चीज़ में बदलना चाहती हूँ अब लाइफ में। इंडस्ट्री के एक बहुत इंडस्ट्री की बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड बीच में फ़िलहाल ऐसी ही बोल्ड चीज़ों को, फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे और उन पे काफ़ी ज़्यादा FIR केसेस भी दर्ज किए जा रहे थे, क्योंकि उनकी कई ऐसी फिल्में सामने आई थी जो फ़िलहाल कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। और देखा जा रहा था कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी आपका नाम सामने आ रहा था कहीं ना कहीं कि आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, या कई ऐसे अलग अलग तरीके से एंगल्स दिए गए आपको। बिना नाम लेते अगर आप उस पर कोई क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे? हाँ, मैंने वो मैंने किया था, 2 सीरीज़ की थी, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया था, तो वो भी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ। बंद इसीलिए ही किया था क्योंकि वो एक्सट्रीम था और मुझे नहीं पता था कि वो एक्सट्रीम कैटेगरी थी। इतने बड़े लोग बनाते हैं तो यू जस्ट ट्रस्ट देम, राइट? और मैं तो तब आई ही थी, तो मेरे को ऐसा कि काम कर लो, काम मिल रहा है, तो मैंने कर लिया। लेकिन करने के बाद पता चला कि इट वाज इन रॉन्ग कैटेगरी। और उसमें एक चीज़ थी कि सेलिब्रिटी को लाइव भी जाना पड़ता था, जो उसकी लीड कास्ट है। अगर लीड कास्ट नहीं जाती है तो सेकेंड लीड को लाइव भी जाना पड़ता था, जिससे एक इनकम आती थी उनकी ऑफिस में जाके, तो वो एक अलग चीज़ थी। जिस तरीके से आपने कहा कि उस सीरीज़ में काम करने का क्या एक्सपीरियंस था जो बाकी सीरीज़ में आपको देखने नहीं मिलता है? वो टॉपलेस था, hips visible and topless, not nude but hips visible. I don't know if I can speak you that can, word you here. can. हाँ, hips visible and this nipples वाला, nipples visible थे, मतलब topless। तो आपको ये चीज़ें पहले से पता था कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट है चीज़ों को लेकर, तभी तो देर इज़ ओनली वन रीज़न, कोई एक ऐसा रीज़न आपके पास है जिसकी वजह से आपने उस चीज़ के लिए हाँ कहा, दैट आई एम ओपन फॉर दैट? इज देयर एनीथिंग फॉर यू दैट उसने आपको हिट किया कि हाँ मुझे इस सीरीज़ में काम करना है? व्हेन यू नो अबाउट थिंग्स कि आप कहना जैसे कि निपल्स आर अवेलेबल, कि निपल्स दिखा सकते हैं, हिप्स तक शोज होगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ वहाँ पर हो रही है, स्टिल यू आर ओके विद दैट टू डू दैट काइंड ऑफ सीरीज़? आई वॉज ओके, क्योंकि मुझे फ्यूचर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। हमने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उनकी सीरीज़ भी देखी है, तो उसमें तो वो वाले सीन्स एक्सेप्टेड होते हैं। एंड नॉट जस्ट दैम, हमारे इंडियन में भी काफ़ी ऐसे मूवीज़ बने हैं, सीरीज़ भी बनी हैं जो OTT में रिलीज़ हुई है। सेक्रेट गेम्स की ही बात कर लीजिए, तो उसमें भी ऐसे सीन्स थे। तो अगर वो चीज़ें एक्सेप्टेड थी तो ऑफ कोर्स मुझे वहाँ तक भी पहुँचना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी कोई बड़ी सेलिब्रिटी के हस्बैंड बना रहे हैं, तो क्या पता मुझे कौन देखेगा। इट्स सोशल मीडिया ना, तो तुम्हारी चीज़ें जाएगी तो तुम्हें नहीं पता तुम्हें कौन देखेगा, तो क्या पता कोई मुझे नोट कर ले और वहाँ से मुझे और अच्छा काम मिल जाए। उस चक्कर में हमने काम कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि इट्स रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। न्यूज़ में आने लगा। फिर जब भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं गुजरात चली गई थी, बट वापस आई तो मुझे भी पुलिस का कॉल आया था, तो मुझे तब तो पता चल गया कि भाई अब नहीं आना चाहिए पुलिस का कॉल। बट जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस का कॉल नहीं आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उस टाइम इस तरीके का एक माहौल था कि जितने भी सस्पेक्ट्स उनके पास आ रहे थे उन सबके तरफ ध्यान दिया जा रहा था। तो कभी आपकी कोई पूछताछ हुई, कोई बयान हुआ, या कभी उनके तरफ से आपको कोई कॉल आया हो उस एक्ट्रेस का या उस एक्टर का कि आप हमारे साथ थे, यू वर्क विद अस, तो इस तरीके की चीज़ें आपको प्राइवेट रखनी है, हाइड रखनी, कुछ भी ऐसा आपकी तरफ आया दैट यू आर ओपन फॉर ईच एंड एवरीथिंग? नहीं, मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं किए थे, बस ये पुलिस का ही कॉल आया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। पुलिस ने ये पूछा था कि आपने अपनी मर्ज़ी से किया था क्या? मैंने बोला हाँ सर, हाँ मैम, वो मैम थे, मैंने बोला हाँ मैम मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था। और उन्होंने पूछा कि आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या जो कैटेगरी में, मैंने बोला जो न्यूज़ में दिखा दे रहा है ना वो कैटेगरी में है ही नहीं मैम। तो मेरी जो चीज़ें मैंने बोली है, बयान दिए कैमरा में, तो मैंने वही चीज़ें बोली है जो मैंने की है। टॉपलेस मतलब टॉपलेस ही बोला है कि मैंने टॉपलेस सीन दी है, वो चीज़ें रिकॉर्डेड उन लोग के पास है और मैंने अग्रीमेंट साइन किया था।
तो और वो मेरी मर्ज़ी से ही हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला फिर ठीक है। उन्होंने फिर ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये करो मत करो, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद नहीं आया था किसी का कॉल। जिस तरीके से मैम आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा एक मॉल का एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से किसी व्यक्ति ने मेरे साथ इस तरीके की बातें की कि हमें गोवा जाना, एक रूम साथ रह गया, और वहीं फिर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जहाँ टॉपलेस है, जहाँ पर कुछ पार्ट्स विजिबल हैं, और फिर आप एक उम्मीद रखती हैं कि मुझे वहाँ से शायद कुछ बड़े काम ऑफर मिलेंगे जो चल रहा है इंडस्ट्री, जिस तरीके से आपने सेक्रेट गेम कहा। बट आपको उस टाइम ऐसा लगता नहीं कि अगर मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ तो शायद मुझे वैसे ही कॉल आएंगे जैसे मैंने आज तक ठुकराए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी स्टोरी बेस भी तो होता है ना। सीन के लिए लोग मुझे बुलाते हैं ऐसा नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी सीरीज़ें की है वो प्रॉपर सीरीज़ें हैं, नॉट जस्ट फॉर सीन। और अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं फिर अगर ऐसे सीन करती हूँ तो मैं तो किसी के भी घर जाके कुछ भी करने के लिए रेडी होंगी किसी के भी साथ, एक्सक्यूज़ मी, वो कैमरा एक्टिंग है, उसे सीन क्यों कहा जा रहा है? वो क्यों स्टोरी है? वो क्यों कैमरा टीम और सब लोग हायर किया जा रहा है? वो एक एक्टिंग ही है। जैसे बॉलीवुड मूवीज़ होता है, टीवी सीरियल्स होता है, ये पूरा बेस है ऐसा, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, तो एक्टर्स को बाकायदा स्टोरी भेजी जाती है, तो सिस्टम है ये पूरी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और सीन करके चला गया, नो, ऐसा नहीं है। और ये सीन भी मतलब जो होता है ना, ये सीन करने के लिए नहीं, पहले तो हमारा एक्टिंग टेस्ट होता है, ऑडिशंस होते हैं, बोलने वाले डायलॉग्स वाले होते हैं, जिसमें मुझे डायलॉग्स तो बोलने हैं, बट इसके ऑडिशंस कैसे होते हैं कि क्लीवेज जितना भी दिखाना है जो सीरीज़ में, उतना ब्लाउज़ या उतना क्रॉप टॉप, हम लड़कियों के घर में ब्लाउज़ नहीं होता, क्रॉप टॉप पहन के हम ऑडिशन भेज देते हैं, जितना क्लीवेज दिखना है। डायलॉग्स तो तुम्हें बहुत बोलने हैं, 2, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। पूरी सीरीज़ में तो डायलॉग ही बोलने हैं ना, दिखाना है इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो कंटिन्यू पहले बोलना है ऑडियंस को वैसा। तो इट वॉज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपने उनके साथ किया टॉपलेस, उसके बाद आपको लाइफ में कभी ऐसे कुछ ऑफर्स आए जो आपने नहीं किए उस डर के कारण कि यार एक बार तो ऐसा मेरे साथ हो गया है, अब मेरे को वापस उस चीज़ों में नहीं जाना है? मतलब बोल्ड प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आए थे उसके बाद, बट मैंने ही जब भी मना कर दिया तो सबको ही मना कर दिया ग्रुप में ही कि मैं बोल्ड प्रोजेक्ट के लिए नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी ऐसा, एक्सट्रीम बोल्ड नहीं करूँगी जो राज कुंद्रा वाला। तो उसके बाद तो वैसे भी सारे प्लेटफॉर्म जो बेनाम वाले आए थे वो सब बंद ही हो गए, तो इट्स सेफ। लाइक फिर तो मैंने उल्लू की काफ़ी सीरीज़ें की, MX प्लेयर मस्तराम किया। जिस तरीके से आपने एक नाम मेंशन किया उल्लू की सीरीज़ की अगर बात करें देखा जाए तो उन लोग अपनी चीज़ों का काफ़ी हद तक ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ तक शॉट लेकर जाना और कहाँ तक कितना बोल्ड हमें दिखाना है। अगर बात करूँ ना सीन वाइज सेट पे, तो वो किस तरीके के शूट्स होते हैं जब वो सेट पे माहौल होता है, जब आपको इस तरीके के शॉट्स कर रहे हो, तो किस तरीके का प्रोडक्शंस मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि हमें एक ऐसा सीन करा रहे हो जो बेड पर है, बट हमको हमारे सराउंड का ध्यान रखना, तो कैसा माहौल होता है सेट पर, क्या बताएंगे आप? इसमें ना उल्लू की जो सीरीज़ होती है ना, वो एक तो कम बजट का होता है, तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं होते हैं, तो जो भी डायरेक्टर होंगे सेट पे, मेल या फीमेल, हमें वही गाइडेंस करेंगे ये सीन्स के लिए। और ये सीन्स के लिए बाकायदा मेल फीमेल एक्टर को रूम में बैठ के बताते हैं डायरेक्टर, 3 या 4 लोग मिलके बात करते हैं ये सीन कैसा होगा, कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि ये सीन की बातें इसीलिए करनी पड़ती है, एक तो कंफर्ट के लिए, कोई भी तुम्हें टच, सबसे पहले तो हमें कोई टच करेगा तो प्रॉब्लम ही होती है ना, तो और ऑन कैमरा तो ऑफकोर्स वो कैमरा सब नोट कर लेता है, सब कुछ पता है उसको, आँख ऐसे से ऐसे गई तो उसको पता चल गया, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मेरी बॉन्डिंग ही नहीं है तो कैसे सीन होगा? तो एक्टर्स को हम पूछते हैं कि जनरल एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, कहाँ से हो, कितना काम किया है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई कहीं पे टच करेगा, कौन सी बॉडी पार्ट्स में हम टच नहीं कर सकते, ऐसी बाकायदा बातें होती है। और ऑफ कोर्स लड़की को जैसा कैमरा में दिखाया जाता है वो सब कुछ रियल नहीं होता है, चीट शॉट्स, फेक होती है चीज़ें, बहुत सारी पिलोज़ रखे जाते हैं, चद्दर ओढ़ी जाती है, सिर्फ अलग अलग एक्टर्स के सेपरेट शॉट्स लिए जाते हैं, पाँव हिलाते वक्त हाथ हिला दिया, ऐसे इमोशन के साथ एक्सप्रेशन दे दिया, सिर्फ फेस का ले लिया तो भी लगता है लोगों को कन्वे हो जाती है चीज़ें, तो ऐसे भी होता है। तो यू फील दैट कि कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें हो रही, जिस तरीके से आपने चीज़ें समझाई, कहीं ना कहीं इट्स सेफ फॉर यू, आपको हमेशा चीज़ें सेफ लगी, दैट्स व्हाई यू आर कंटिन्यू विद योर प्रोजेक्ट्स, टोटली सेफ फॉर यू। एब्सोल्युटली। और हमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमें जो चाहिए तब सेट पे मिल जाता है, ऐसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान। और मेरा एक ये है, मैं हर डायरेक्टर को बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा रियल लाइफ में
मतलब बॉयफ्रेंड नहीं होता है तो मैं उनको बोल देती हूँ जब भी मेरा सीन हो ना तो ये रात को ही करना और लास्ट में ही करना, क्योंकि अगर किसिंग सीन है तो मेरे लिप्स सूज जाएंगे। मैं रियल लाइफ में सेक्सुअल चीज़ों में एक्टिव नहीं हूँ तो मेरी फिजिकल बॉडी ऑफ कोर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर मैंने वो सीन मॉर्निंग में कर लिया उसके बाद कोई टॉकी सीन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लिप्स सूज ही जाएगा। आप कुछ भी कवर अप करने की कोशिश करो, वो समझ आ गया कुछ काटा वाटा है ऐसा। मतलब आप कहते हैं कि ये सारे तो मैं scene- बोलती हूँ कि रात को सीन करना जब हम पैकअप हो ना उससे पहले, ताकि ऐसा फिर मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग में आऊँगी तब तो ठीक हो जाएगा। मतलब रात भर वो चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। जिस तरह से देखा जाए प्रोजेक्ट्स वाइज बात किया जाए, जब आप इस शहर में आई थी तो कहाँ से आपको चीज़ों पर ट्रैक मिला कि कहीं ना कहीं योर, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्ट्रेस इन चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं आज की डेट में मना कर दिए, बिकॉज दे डोंट फील सेफ कि अगर हम इतना हाँ करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपको लाइफ के ऐसे कौन से पार्ट पे, ऐसे कौन से पड़ाव पे फील हुआ कि हाँ नेहल ये तू कर सकती है और ये तेरे लिए सेफ है? कब ऐसा महसूस हुआ आपको अंदर से? वो तो एक्सपीरियंस के बाद ही पता चला, बट मैंने अपनी बॉडी को और पहले ही बता दिया था। जब मैंने थिएटर वर्कशॉप किया अहमदाबाद में, अभिनय बैंकर सर से किया था, और यहाँ पे आके नीरज काबी सर जो मर्दानी मूवी में आए थे उनकी वर्कशॉप की थी। तो वर्कशॉप के बाद हमें पता चल जाता है कि हम 9 रसा करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं सारे रसा को। अगर मैं रो रही हूँ, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, अगर मैं हंस रही हूँ तो लोगों को भी हंसी आ रही है, तो अगर मैं वैसे सीन, तो अगर ये एक इमोशन है लव सेक्स, अगर ये एक इमोशन नहीं होता तो हम कोई भी पैदा ही नहीं होते, है ना। तो लव सेक्स ये इमोशन है, तो इसको भी हमें ऐसे पोर्ट्रे करना है कैमरा में। भले ही हम चीटिंग ही कर रहे हैं, एक्ट ही कर रहे हैं, बट लोगों तक ऐसा कन्वे होना चाहिए कि लोगों को वो फीलिंग पूरी पहुंच जानी चाहिए कि सब हो गया, ऐसा लग जाना चाहिए, तब तुम रियल कर रहे हो। वैसा वाला फीलिंग ही तो देनी है ना। तो आप बोल रहे थे कि हमें पता होता है किस तरीके का काम हमें करना होता है, यू फील सेफ फॉर दैट। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर एंटायर जर्नी की बात की जाए, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी अच्छाई का या आपकी वो एक मतलब कहते हैं ना मासूमियत का कभी फ़ायदा उठाया किसी ने, कि आपको पता भी नहीं चल रहा हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हो रहा है लाइफ में? कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत अच्छा बोलकर इतना बुरा कर दिया? हाँ, बट वो सारे लेसन्स है मेरे लिए अभी। तो जितने जितने लोगों ने नेगेटिव बोला है, मैं उन सबको पॉजिटिविटी में बदलना चाहती हूँ। लाइक हमारी जीत तब होती है जब तुम रोते, मतलब तुम रोए हो जिस जगह पे, उस जगह पे जाके तुम हंसो, खुश हो, तो वो मेरी जीत होगी जिस दिन ये दिन आएगा। तो मुझे वो दिन लाना है कि सारी नेगेटिविटी जिसने मुझे बुरा फील करवाया है ना, मैं उन लोगों के सामने जाके शाइन करूँ। वैसा मुझे भगवान दिन दो, वैसा कि अगर मुझे किसी ने रुलाया है ना तो मुझे उस बात पे अभी और नहीं रोना है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, अब नाम नहीं ले सकते हैं, पर्सनल लाइफ में किया है ऐसे। एक्टिंग लाइफ में तो कैसे, जैसे मुझे मूवी में आना था तो मैंने पार्टी वार्टी अटेंड करती थी, तो वहाँ किसी ने कुछ गाल वाल पे किस कर दिया, किसी ने, कोई लड़की ने ब्रेस्ट पकड़ लिए बाथरूम में। अब तुम लेडीज़ बाथरूम में तो तुम अपने आप को सेफ ही मानोगे, बट तुम हाथ वाथ धो रहे हो, कोई आके तुम्हें यहाँ पकड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी हुई है, बट मैं क्या ही बोलूँ। और अपने ही लोग जिनके साथ तुमने काम किया है वही बोलेंगे तुम्हें अब कौन देखेगा, तुम लीड तो नहीं कर सकती हो। तो ऐसे ताने तो रंग को लेके भी, बट इट्स ओके। मुंबई ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे, इससे ज़्यादा हेट तो लाइफ में बचपन में मिला था, तो इट्स ओके, आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। अभी तो कम मिल रहा है। देखिए मैम, लाइफ में बड़े होने पर जो लेसन्स मिलते हैं वो तो हम सीखते और समझते और आगे बढ़ते हैं, लेकिन बचपन में खाई हुई ठोकरें हमेशा बहुत कुछ समझा कर निकल जाती है। जिस तरीके से आपने कहा ठोकर की बात की, ऐसा कौन सा बचपन का एक ठोकर था जो आज भी एक ऐसी कोई बात थी जो आज भी दिल में गड़ती है और वो याद आने पर रात काली हो जाती है? ओ काली जब लोग मुझे काली बोलते थे ना तो बहुत मुझे, पहले तो मैं बच्चों के जैसे कुछ भी नहीं सोचती थी कि वो उसका मतलब क्या है, क्योंकि जब बच्चे को तुम काली बोलते हो तो उसे पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या है। बट जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और लोग उसे ज़्यादा लोग बोलने लगते हैं और ब्यूटी का सर्टिफिकेट देने लगते हैं, गोरा कलर ब्यूटीफुल है बच्चों को, हाँ, तो तब तुम्हें अच्छा फील नहीं होता। तो मैं थोड़ा और ग्रो कर गई ना, तो मुझे सारे काली वर्ड ना एक साथ फील होते थे। और फिर मैं एक बार क्या हुआ, वैकेशन में मेरे मामा के घर गई और वहाँ पे मैं
ठिकरू बोलते हैं, मतलब पत्थर होता है एक नहाने का, घिसने का। तो मैं क्या कर रही थी, मुझे ना एक सोच आई, इतने सारे लोगों ने मुझे काली बोला है ना, अब मैं एक काम करती हूँ, हमारी तो ये मैंने कहीं सुना था कि हमारी तो 7 स्किन होती है ना, तो मैंने बोला मैं 1-2 स्किन ऐसे बहुत ज़्यादा घिस लूँगी ना तो मेरी वापस वो नई बेबी स्किन आ जाएगी, वाइट वाली। तो मैंने वो पत्थर लिया हाथ में और मैं घिसती गई और मैं घिसती गई हाथ को, और मैं घिसती गई और वो खून आने लगा। तो वो कलर वाइट नहीं आया, वो कलर रेड आया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाइट कलर क्यों नहीं आया। फिर मामी ने, किसी ने देख लिया और वो उन्होंने जल्दी हाथ से ले लिया, बोला शू થઈ ગયું છે ગાડીથી કે છે શું करे छे ऐसे बोलने लगे। और मैंने बोला कुछ नहीं मामी, कुछ नहीं, वो मुझे लग गया था, मैं धो रही थी, घिस रही थी, ऐसे ऐसे कुछ बोल दिया। उन्होंने फिर दवाई ववाई लगा दी ऐसा। बट तब मुझे ना अपने आप को पता चल गया कि ऐसे घिसने से वाइट नहीं होते। बट मुझे फिर भी तभी तक तो समझ नहीं आया था, तब बस इतना हुआ कि ऐसे घिसने से वाइट नहीं होते, बट तब नहीं पता था कि क्यों वाइट नहीं होते थे। बट जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, अहमदाबाद आई, मुंबई ने मुझे ग्रो करा। यहाँ पे तो स्पेशली ऑडिशन पे रिक्वायरमेंट आती थी कि डस्की कलर के रिक्वायरमेंट है, भले ही 10 सीरियल में से 3-4 सीरियल में रिक्वायरमेंट आती थी, बट वो मेरे लिए तो अचीवमेंट थी कि वहाँ तो डस्की कलर, काला कलर तो ब्यूटीफुल नहीं माना जा, सॉरी काला कलर ब्यूटीफुल नहीं माना जाता, वहाँ डस्की तो कलर ही नहीं था, काला और गोरा 2 कलर। यहाँ आके पता चला डस्की इज़ अ कलर। तो डस्की कलर की रिक्वायरमेंट आती थी तो मैं तो खुश होती थी कि वाह, वहाँ जाके ऑडिशन दे दो। तो मुझे मुंबई ने ऐसे एक्सेप्ट किया है, तो बड़ा किया है कि वो काला रंग इट्स ओके, वो भी ब्यूटीफुल होता है। ऐसा पहले तो ब्यूटीफुल वर्ड भी मेरे लिए अच्छा नहीं था, बट यहाँ आके मैं बड़ी हो गई। या मतलब कहीं ना कहीं बचपन में इस तरीके की आपकी ठोकरें कि आज भी याद करने पर आप अपने आंसू रोक नहीं पाते। लेकिन एज अ पर्सन, मैं नॉट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पर्सन मैं आपको अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। और इस तरीके के आंसू आप पर अच्छे नहीं लगते, आपकी आवाज़ जितनी भारी है उतनी आप स्ट्रॉन्ग रहे लाइफ में। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था और कहीं ना कहीं सुना भी था आपके प्रति ये कि बचपन में भी जब आप अपने फिटनेस को लेकर, फिजिकल चीज़ों को लेकर जब ध्यान देती थी, योगा क्लासेस वगैरह जाती थी, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो शायद उस समय आपके लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करने लायक नहीं थी। दबी भी नहीं मैं बोल सकती हूँ, उसने मुझे आज़ादी दी है वो घटना ने, क्योंकि मैं बाहर निकली, घर से काम करना शुरू किया, मैंने खुद आवाज़ उठाना शुरू किया। मुझे पुलिस वगैरह सब पढ़ते थे, वो सब चीज़ें अभी रियल लाइफ में पढ़ाई हमने की होती है वो डिफरेंट होता है, रियल लाइफ में चीज़ें कितनी डिफरेंट होती है। तो समझ में आया कि ज़िंदगी क्या होती है, लड़की की लाइफ क्या होती है। मैं तो वो जामनगर में ही वो छोटी जगह पे ही ऐसे थी जहाँ पे कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी औरतों को, लड़कियों को, मेरे आसपास के ही लोगों को, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इवन जो क्लीनिंग स्टाफ होते हैं ना, जो हम यहाँ पे उनको क्लीनिंग स्टाफ बोलते हैं, बट वो जो कास्ट के होते हैं उस कास्ट को लेके ऐसा होता था कि उस कास्ट के लोग अगर आसपास में, अगर वो लोग पानी भी मांग लेते थे ना, तो उनको पानी का ग्लास भी ऐसे नीचे देते थे, हाथ में नहीं देते थे। और उसका पानी का ग्लास ना सेपरेट रखा जाता था एक जगह पे, उस पानी के ग्लास को कोई पीता भी नहीं था। तो मैंने वो लाइफ से, ये लाइफ मेरे लिए टोटली डिफरेंट है। यहाँ तो मैं मतलब यहाँ पे आके LGBTQ ये सब चीज़ें, लड़का लड़की, लड़की लड़का, लड़का लड़का, ये सब चीज़ें पूरा एकदम डिफरेंट लग रहा है। एक्टर्स आसपास में रह रहे, हीरो हीरोइन वर्ल्ड पूरा डिफरेंट। यहाँ की और भी, मतलब हमारी फील्ड की बातें कर रही हूँ, बट और भी सारी फील्ड को जाना मैंने, दुनिया देखी, तो काफ़ी कुछ सीखी। और मेरे खुद के ही जो मेरा एक मैं मर के वापस आई, ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो तभी ये चीज़ें ज़्यादा चेंज हुई। मैं खुद वो चीज़ों को, मैं खुद भी ना ऐसे ही रहती थी, जैसे वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे तो मैं उनको रिस्पेक्ट देती थी, बट मैं ऐसा मानती थी कि मैं गरीबों जैसा मैं ऐसा नहीं बनूंगी। मैं उनको टच वच कर लेती थी, बट मैं उन लोग को मतलब रिस्पेक्ट भी देती थी, टच भी कर लेती थी, बट मुझे उन लोग जैसा बनना नहीं था, ऐसा फील होता था। बट अब मुझे वो सब चीज़ें मेरी वैनिश, मैंने इरेज कर दी, और उनके लिए, और वैसे अभी दोस्त है, वैसे तो मेरे, हम एक थाली में खाते हैं, तो आई जस्ट लव देम एंड आई एम सॉरी कि मैंने अपने चाइल्डहुड को सॉरी बोलती हूँ कि मुझे समझ नहीं थी
सही गलत की। जिस तरीके से आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं मरकर वापस हूँ, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो मौत का सामना करके आना पड़ा? मेरा एक्सीडेंट हो गया था और नर्स ने रॉन्ग इंजेक्शन मार दिया था, तो वो एक इंसिडेंट था। लेकिन मैं वापस फिट्स आ गए थे उस इंजेक्शन से, फिर शॉक दिए थे और मैं वापस आ गई थी। तो वो वाली, जब मैं इस दुनिया से क्लोज़ हुई, जब मेरी हार्ट बीट बंद हो गई, मैंने अपनी हार्ट बीट की आवाज़ सुनी, इतनी सारी आवाज़ों के बीच में वो बंद हुई। मैं 1 सेकंड से भी कम टाइम में कहीं और दुनिया में थी, जहाँ पे बहुत सारा उजाला था, ऊपर से लेके नीचे तक, और कोई मुझे ऐसे से लेके जा रहा था। और कुछ ही सेकंड में वो दुनिया कट, और वो दुनिया जैसे ही कट हुई ना, मैं यहाँ, और यहाँ आने के बाद कितने मिनट के बाद तो मेरी आंखें खुली और मैंने बहुत सारा यूरिन किया था। बट वो इंसिडेंट ना मेरे लिए ऐसा था कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया से वापस आ गई। मेरे को थोड़े टाइम तो कुछ याद भी नहीं, और वो पता नहीं वो क्या था। दैट वॉज द ब्यूटिफुल प्लेस। लाइक मैंने अपनी इतनी ज़्यादा लाइफ में जितनी जब जी थी, उतनी खुश या पीस नहीं पाया होगा जितना मैंने वहाँ पाया था उतनी सेकंड्स में। बट यहाँ वापस आ गई, तो उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में। हाँ, जैसे लोगों को समझना शुरू किया, लोगों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, लोगों के दुख दर्द ये सब चीज़ें शुरू की, नॉनवेज खाना बंद किया, त्याग जोन में आ गई, गाली बोलना बंद किया, ड्रिंक करना बंद किया, पार्टीज़ में जाना बंद किया। बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा खुद का, मैं 3 साल से बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं कर रही हूँ, और मैं ना ही केक कटिंग करती हूँ। कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट की और कोई भी सेलिब्रेशन की केक नहीं खाती हूँ मैं। कहना कि लाइफ में एक आपने चेंज लाया अपने लाइफ में खुद के लिए। जिस तरीके से आपने कहा कि वो लाइफ का पहला इंसिडेंट था जो आपके साथ वो योगा इंस्ट्रक्टर सर ने किया, उसके बाद लाइफ में जो आपके साथ हुआ, जो भी चीज़ें चेंज हुई, अब आगे बढ़ी, कभी ऐसा लगा कि यार कि उसने जो किया शायद सही कर दिया ताकि मैं इतनी बदल गई? हाँ, वैसे तो ऐसे वाले इंसिडेंट काफ़ी लोगों ने किए, तो मैंने बोला ना कि वही नेगेटिव इंसिडेंट को अभी तक मैं और ये पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ ना मेरे लिए ये भी लेसन है, और लेसन से ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस है। आप मतलब जितने भी अभी मैंने पास्ट में दिए हैं, अभी पॉडकास्ट इंटरव्यूज़, ये सब मेरे लिए हीलिंग प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे रो रही हूँ ना, तो मैं हील हो रही हूँ, आई एम फीलिंग। तो मैंने जो पहले पॉडकास्ट में जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा रोई थी ना, आज मेरा ग्रो हुआ है कि उसको मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ कि अगर वो चीज़ हुई तो ठीक है, इट्स ओके, वो एक लेसन था, और अब तो मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो अब मुझे यहाँ का और फ्यूचर का देखना है। सो नाइस। मतलब फ्यूचर कहने के बाद आपका ब्राइट होते जाएगा जितने आपके पॉडकास्ट होते जाएंगे। मैं वो तो ऊपर, और हाँ, सॉरी भगवान जी, ये मत सुन लीजिएगा, मैं फ्यूचर भी नहीं सोचूंगी। फ्यूचर हमें किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। आई एम जस्ट लिविंग इन प्रेजेंट एंड फोकसिंग मोर ऑन योगासनास। अगर आपकी लाइफ में भी अगर प्रोजेक्ट्स वाइज देखा जाए, ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने बोल्ड किया हो और बाद में उसके एग्रीमेंट्स जो किए वो चेंज हो गए हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जो एग्रीमेंट्स में दिया हो वो चेंज हो जाता हो? नहीं, उतना तो करना है। इनफैक्ट ऐड हो जाते हैं 1-2 सीन ऐसा, बट चेंज नहीं होता है, और चेंज हमारे अकॉर्डिंग होता है। एक्टर्स कंफर्ट इज़ एवरीथिंग। लाइक अगर प्रोडक्शन और चैनल और स्टोरी तीनों चाहती है कि ये सीन आना ही चाहिए, इतना तो बोल्ड दिखना ही चाहिए, नंबर 1, अगर मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर जा रही हूँ तो मैं तो सबसे पहले आर्टिस्ट का कंफर्ट देखूँगी। स्टोरी ऑफ कोर्स सबसे पहले पढ़ते हैं, बट कंफर्ट इज़ मेन थिंग ना। बट मोस्टली आर्टिस्ट के पास स्टोरी जाती है और सब अग्री कर देते हैं। 1-2 ऐसे होते हैं, लेकिन वो काम करने के बाद ना वो खुद कब वो सीन कर लेते हैं ना, उनको पता नहीं चलता। हाँ, ज़्यादा अगर बोलते हैं कि हम किसिंग सीन को 1 या 2 बार ही करेंगे, 2 ही किस लेना, अगर 4-5 किसेज है तो 2 ही किस लेना, वो सब अलाउड है। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाउ इट्स वर्क्स और क्या होता है इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर? इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर इंटीमेट सीन डायरेक्ट करते हैं, और हमारा काम सिर्फ 4-5 घंटे का ही होता है सेट पे। सिर्फ इंटीमेट सीन्स के लिए हम जाते हैं थ्रू आउट। मतलब जितने भी इंटीमेट सीन है वो सारे मुझे डिज़ाइन करने हैं, और डायरेक्टर नहीं होंगे वो सीन पे, मतलब डायरेक्ट करने के लिए सारा मुझे डिज़ाइन करना है, बताना है कहाँ क्या करेगा, लड़का कब कहाँ क्या टच करेगा, उन लोग को मूड लाने के लिए सॉन्ग्स या फिर जो भी उनको सुनना है वो चीज़ें सुनाई जाती है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करवाते हैं, हम बात करवाते हैं 15-20 मिनट की, आप लोग भी बात कर लो, खुद ही एक दूसरे का कंफर्ट पूछ लो, तो ये सब चीज़ें ध्यान देते हैं हम।
कब लाइफ में ऐसा एक्टर से इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की जर्नी पहुंची आपकी? लास्ट ईयर। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपको ये मतलब इस पोजीशन पर आप आ गए? क्या ऐसा था मोमेंट वो? मैं स्मोक करती थी बहुत, तो मेरी एक फ्रेंड ने उनके साथ काम किया था मैंने, तो वो प्रोडक्शन में थे और वो मुझे बोल रहे थे, तब मैं एक्टर ही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे घर आने के बाद कि मैं ना तुमको ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो, तो तुम इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं कर लेती हो? अभी मैं बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे प्रोजेक्ट, तो वो सीरीज़ कर रही हो तो तुम आ जाओ ना, तुमने तो इतने सारे किए हैं इंटीमेट सीन्स, तो तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा ना, एंड आई नो, मैंने तुमको देखा है सेट पे, तुम ये चीज़ कर सकती हो। तो मैंने बोला ठीक है, और वो 4 घंटे के 10,000 पेमेंट था, और बोला कि मतलब फ्रेशर भी चलेगा ऐसा। मैंने बोला वाह, तो फिर मैं चली गई बस, और उन्होंने मतलब वो थिंकिंग से मैं चली गई। मैंने ये सोचा था कि मुझे आता तो नहीं है ये काम, बट किसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया है, किसी ने बोला है कि तुम ये कर सकती हो, और मेरी चीज़ें डायरेक्ट, ऐसा भी नहीं कि उनके बोलने के बाद, डायरेक्टर से भी मैंने बात की, टीम से भी बात की, तो उनको मेरे बात करने का तरीका और समझाने का तरीका सब सही लगा कि बोल्ड सीन्स कैसे मैं सोच रही हूँ कि कैसे होना चाहिए वैसा, तो उन्होंने सब अग्री किया। फिर फ्लोर पे गई तो डायरेक्टर के साथ पहला वाला बोल्ड सीन्स था वो मॉर्निंग से, मतलब अभी उसमें 2 सीन्स थे, तो मॉर्निंग से किए तो दोपहर तक ख़त्म भी हो गया, और उन्होंने बोला कि अच्छा था ये, आपको कैसा लगा? मैंने बोला सर ये मेरा फर्स्ट था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं लगा मैंने बोला ओह वाह। उन्होंने बोला आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं एक्टर भी हूँ, तो बोला ओके, इसीलिए फिर ऐसे बात हुई, तो दे वर वेरी हैप्पी विथ माई वर्क, और मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, तो मेरे लिए तो एक और सेक्शन खुल गया ना अंदर से। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अब मुझे एक्टिंग में ब्रेक होगी जब भी, तभी मैं इसमें चली जाऊंगी, और ये तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि मुझे एक्टिंग से बड़ी मतलब, क्योंकि विजन वाइज, हाँ ऐसे नहीं, फेमस वाइज तो ऑफ कोर्स एक्टर्स ज़्यादा फेमस होते हैं, बट एज अ डायरेक्टर वाइज और एज अ विजन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की उन लोग की दुनिया कितनी ज़्यादा। अब जैसे मैं एज एन एक्टर काम करती थी ना, तो पहले हम हमारी ही स्क्रिप्ट, मतलब हम पूरी स्क्रिप्ट देखते हैं, बट परफॉर्म तो हमें खुद का ही करना है ना, सामने वाले आर्टिस्ट कितने भी होंगे वो अपना अपना करेंगे, बट जब तुम इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर बनते हो ना, तुम्हारा विजन और बड़ा हो जाता है, तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट का सब कुछ याद रहना चाहिए, सारे एक्टर्स की सारी चीज़ें, मूवमेंट सब याद रहना चाहिए, कौन कब बैठेगा उठेगा, कहाँ कौन सा सीन होगा। एक्टर्स का तो चलो ठीक है, डायरेक्शन टीम का भी सब कुछ पता होना चाहिए, प्रोडक्शन का भी संभालना चाहिए, और चैनल के टाइमिंग भी संभालने हैं, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कौन से सीरीज़ के लिए एज एन इंटीमेसी डायरेक्टर के लिए काम किया है? कौन से सीरीज़ या कोई फिल्म या कोई शो किसके लिए किया अभी तक आपने? फूसे फैंटेसी की सीरीज़ की थी, जियो सिनेमा में थी, 3 सीरीज़ की है उनकी, और भी 2 की थी, वो अननोन थे, बाकी ये 3। इसमें एक्टर्स कौन कौन थे? 3 सीरीज़ की अगर बात किया जाए तो कौन थे इसमें एज एन एक्टर जिनको आपने एज एन इंटीमेसी के लिए डायरेक्शन दिया है? एक में स्नेहा, अगर मैं उनकी सरनेम रॉन्ग नहीं है, जैन, जो साथीवाना साथिया में थे, लीड में ही थे वो। फिर प्रियल गौर, शायद प्रियल, ये 2 याद है मुझे, और स्नेहा के साथ 2 सीरीज़ की, और प्रियल के साथ 1 एज एन इंटीमेसी डायरेक्टर। अगर देखा जाए एज एन इंटीमेसी डायरेक्टर वाइज अगर सोचा जाए तो बॉलीवुड की ऐसी कौन सी फेवरेट मूवी जिसका आपको इंटीमेसी सीन अच्छा लगा कि हाँ एज ए डायरेक्शन वाइज बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है? मैंने सारे नहीं देखे, आई एम सो सॉरी, तो आई कांट जज लाइक दैट। मैं हॉलीवुड ज़्यादा देखती हूँ, तो और मुझे मतलब ऑफ कोर्स फीलिंग दोनों में ही आती है, बट वो अट्रैक्ट करता है हॉलीवुड। और बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा के सीन्स अच्छे होते हैं, बट वो उतना ऑफ कोर्स बोल्ड नहीं होते, बट स्टिल आई लाइक हर वाइब्स। इमरान हाशमी जी, उनका नाम ले लूँ क्या? ओ गॉड, हाँ उनका भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, ही इज़ नोन फॉर दैट, सो या। अगर देखा जाए, अगर आखिरी के 3 सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, उसमें पहला सवाल ये रहेगा, इस पूरे जर्नी से अगर आपने कोई एक सबक सीखा हो तो कौन सा होगा? मूव ऑन, नो मैटर व्हाट, मूव ऑन, फॉरगेट इट। और देखा जाए इस पूरे जर्नी में कोई एक ऐसा भयानक सदमा, एक ऐसा कोई हादसा जो आप भूल नहीं पाती है, वो कौन सा था? लोगों का नज़रिया जो होता है ना, वो मुझे ख़राब लगता है। वो अभी भी नज़रें याद होती है मुझे उन लोगों की, कि उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया था,
लोग ने मुझे क्या फील करवाया था वो मुझे याद रहता है। आगे अब अपने आप को कौन सी फिल्मों में काम करते हुए देखना पसंद करेंगे एज एन एक्टर? आई एम ओपन फॉर एनी कैरेक्टर्स, या ऐसा भी नहीं लीड करना है, मैं आउटसाइडर हूँ, आई एम अ फ्रेशर, तो अभी तो हमारे लिए तो जो मिल जाए कर लेंगे, बट मूवी करना है, अच्छा काम करना है और अच्छे लोगों के साथ करना है। अगर लाइफ में अगर आपको चीज़ें का मौका मिले कि अब आपको अपनी लाइफ को अगर रिवर्स एक बार ले जाने का मौका मिले, तो ऐसी कौन सी आपकी लाइफ की मिस्टेक है जिसको आप मिटाना चाहेंगी? इफ़ यू गॉट अ की ऑफ समथिंग लाइक अ मैजिक, और आपको चीज़ रिमूव करनी हो लाइफ से, तो कौन सी एक चीज़ आप मिटाना चाहेंगे अपने लाइफ से? कोई इंसिडेंट, कोई पर्सन, कोई भी एक ऐसी चीज़ अगर हटाना चाहे तो कौन सी होगी? Nothing. एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। Yeah. Lessons. It's all about lessons, learning it. तो आप सीख के समझ रहे हो उन चीज़ों को। या दुख लगता है, कभी कभी चीज़ें तुम भूल नहीं पाते हो, बट क्या हो गया, तुम पास्ट को थोड़ी ना वहाँ जाके चेंज कर सकते हो। अगर देखा जाए पाइपलाइंस में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके अब सामने आने वाले हैं? कोई प्रोजेक्ट्स आपके अपकमिंग से अभी क्या देखने मिलेंगे आपके? नहीं, बट अभी ऑफर्स आ रहे हैं मूवीज़ वगैरह के, बट प्रोजेक्ट आई फील कि अब अगर मुझे ही मूवीज़ करने हैं तो आई जस्ट वांट टू डू दैट, और भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। आई जस्ट वांट टू प्रे, लाइक अगर हम बोले और चीज़ें उन पे ही मैं रखना चाहती हूँ, वो करे, वो सब एक्सेप्टेड है। आपकी रियलिटी शो करना है मुझे। कौन से रियलिटी शो करना पसंद करेंगे आप? वेरी वेल नोन, जिसमें मैं फेमस हो जाऊँ। मुझे फेमस होना है, दैट्स माई गोल। बिग बॉस में जाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप? कौन सा एपिसोड आपने सबसे ज़्यादा फॉलो किया बिग बॉस का? कोई एपिसोड देखा अभी तक? हाँ, बहुत सारे देखे हैं। वन ऑफ योर फेवरेट? मतलब क्या ही बताऊँ, जो फेवरेट होते हैं वो फेवरेट होने के बाद फेवरेट नहीं बन रहते हैं, रियलिटी उनकी फेस हो जाती है उसके बाद। तो मतलब रियल लाइफ में कभी कोई मिल जाता है जो अच्छा लगता था, बट वो उसकी रियलिटी देखने के बाद और एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है तो इट्स ओके। बट अच्छा लगता है मुझे। शहनाज अच्छी लगी थी, उनकी पर्सनैलिटी, बबली, चबी गर्ल, एंड जल्दी जो करना है करो, ऐसा वाला, तो वो अच्छा था। और स्ट्रॉन्ग में शिल्पा शिंदे आपको अच्छी लगी? और कोई ऐसे रियलिटी शो जहाँ आप जाना पसंद करेंगे बिग बॉस के अलावा? नहीं, सिर्फ बिग बॉस ही जाना? क्योंकि बॉडी तो मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, अभी प्यार है मुझे अपने आप से, मतलब बॉडी से। वैसे तो देखो मैं वैसे मोह माया और सब चीज़ों से, बॉडी का ऐसा कुछ नहीं, बट अभी जब तक मुझे इंडस्ट्री में रहना है तब तक तो ख्याल रखना पड़ेगा ना बॉडी का। सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। भगवान तो नो खतरों के खिलाड़ी, मुझे वो छोटा कीड़ा से डर लगता है बहुत। आपकी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कब से बढ़ने लगी कि आपको लगा कि यार हाँ, इन्हीं में जादू, इन्हीं में सब कुछ है? क्योंकि आपके नाम में भी वो जपते रहते हैं उनका नाम, तो कब से आपकी श्रद्धा उनके प्रति इतनी बढ़ गई? जब मैं वेजिटेरियन हुई, मैं गुजराती हूँ, मैं बॉर्न वेजिटेरियन ही थी, बट मजबूरी के कारण 10 साल खाया था। बट मैं पिछले 3 साल से शायद 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है, नॉनवेज नहीं खाया है मैंने, तो और लाइफ में कभी नहीं खाना है। तो उसके बाद से काफ़ी कुछ मैजिक हुए लाइफ में। लाइफ में ऐसा कौन सा एक पर्सन जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया है? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स। दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर यू? या नो मैटर व्हाट। आप उन्हें अपना काम वगैरह सब भेजते, प्रोजेक्ट सारे भेजते अपने पेरेंट्स, फैमिलीज को बताते हैं आप ये काम कर रहे हैं? सीरियल वाले सारे पता है, गुजराती मूवीज़ तो वो देखने गए थे मेरे साथ, बोल्ड प्रोजेक्ट करती हूँ वो सब पता है। जूली का ट्रेलर एक बार दिखा दिया था तो इतना ज़्यादा मम्मी ने वो मतलब वो कुछ बोले नहीं, तो मुझे समझ में आ गया ठीक है अभी मुझे नेक्स्ट टाइम से दिखाना नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं मूवी करूँ, वो चाहते हैं कि मैं वेरी वेरी वेल नोन लोग जो है उनका नाम लेके बोलते हैं कि इनके साथ मूवी करो। अभी वो मेरे पड़ोसी थोड़े हैं कि चलो मुझे आपके साथ मूवी करनी है प्लीज़ ले लो। यहाँ सबकी जर्नी होती है ना। अब समझ लीजिए बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, उनको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल, 5 साल, 15 साल, 12 साल, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। किसी की 2 साल में भी चमक जाती है ज़िंदगी। तो मेरा जब चमकेगा तो मैं मम्मी को यही बोलती हूँ कि प्रे करो और सब्र करो, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। तो मैं जब भी मूवी आएगा ना तब मैं मम्मी को, पापा को, सबको, पूरे फैमिली को दिखाने ले जाऊँ। एनी लास्ट मैसेज टू योर फैंस, ऑडियंस, फैमिलीज
जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, साथ दिया और आगे भी साथ देने का वेट कर रही है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे साथ रहिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए एंड या थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच नेल। एंड शायद मैं अपनी एंटायर जर्नी में सबसे पावरफुल वुमेन से मिला होगा तो आज वो है, बिकॉज आपके आंसू में भी वो ताकत है जो शायद इंसान को नम कर दे थोड़ी देर के लिए। सो यू आर अ ग्रेट पर्सन एंड जिस तरीके से आपके सपने हैं जो लेकर आई आप अपने शहर से, वो डेफिनेटली पूरे होंगे और शायद किसी बड़ी फिल्म के लिए हम पॉडकास्ट करेंगे, ऐसा मौका मिले। ओह वाओ, गॉड ब्लेस यू, ऑफ कोर्स, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस, ये चीज़ें सच हो जाए और मेरे को जामनगर का नाम रोशन करना है वैसा वाला, तो या थैंक यू सो मच नेल फॉर योर टाइम थैंक यू। एंड जल्दी मिलेंगे आपके किसी नए प्रोजेक्ट के साथ इसी जगह पर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, थोड़े थोड़े वार भी करते रहिए, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड। बस मेरे साथ रहिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।